हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन के हर कदम पर भारतीय सेना के टॉप कमांडर की बड़ी निगरानी। अब किसी भी हरकत को अंजाम नहीं दे पाएगा चाइना। क्या है ऐसी निगरानी, ये भी बताएंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां चीन ने नष्ट कर दिया है LAC पर अपना हेलीपैड। जी हाँ दोस्तों, साथ ही पाकिस्तान को नहीं मिली चीनी खैरात तो पटरी से उतरी पाकिस्तान की रेलवे। इमरान खान ने कर दिए अपने हाथ खड़े। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी बात, क्या है पूरा कारण, बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां उर्वरक की किल्लत से जूझ रहे नेपाल को भारत ने दे डाली है बड़ी राहत। साथ ही म्यांमार से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर आंग सान सू की मुश्किलें और बढ़ गई है। पुलिस ने उठा लिया है ये उनके खिलाफ बड़ा कदम। क्या कदम है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक का असर चाइना में दिखने लगा है दोस्तों। क्या है वो असर, साथ ही बताएंगे आपको। जहां JP नड्डा के साथ अमित शाह जी की बड़ी बैठक हुई है दोस्तों, उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है, क्या था मुद्दा, हर तरह की खबरें आपको बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और हमारी भारतीय सेना है तो हम सभी सुरक्षित है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के हर कदम पर कड़ी नजर भारतीय सेना के टॉप कमांडर कर रहे हैं इसकी निगरानी। बता दें, लद्दाख से चीन अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान को तेजी से पीछे हटा रहा है, लेकिन उसकी चालाकियों की पुरानी आदत को देखते हुए भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। भारत और चीन के बीच विवादित इलाकों से पीछे हटने का समझौता हुआ है। इसी समझौते के तहत ड्रैगन पेंगोंग शो झील के उत्तरी दक्षिणी इलाके से अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर चुका है। यह आप सभी जानते होंगे दोस्तों। बता दें, चीन इन इलाकों से तंबू और सैन्य साजो सामान वापस लेकर जा रहा है। इसी बीच भारत चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है दोस्तों। इसी क्रम में नादर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने आज पूर्वी लद्दाख इलाके का दौरा किया और वहां पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का भी रिव्यू लिया है दोस्तों। चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग तसो झील के किनारे पर पिछले 8 घंटों में चीन के करीब 200 टैंक पीछे हो गए हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने जेटी, हेलीपैड, टेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को नष्ट कर दिया है। इसका निर्माण अप्रैल 2020 के बाद फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच किया था। पेंगोंग झील के उत्तरी तट के 134 किलोमीटर में एक हथेली की तरह फैला हुआ है दोस्तों, और इसके विभिन्न एक्सटेंशन फिंगर्स के रूप में पहचाने जाते हैं ताकि क्षेत्र का सीमांकन किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर मानी जा रही है एक तरह से, जहां पर भारत ने अंदर की मीटिंग में साफ कह दिया है हमारे भारतीय जवानों से कि पूरी चौकसी बनाए रहे सीमा पर, और किसी भी तरह की अगर हरकत उनको नजर आए तो फौरन रिपोर्ट दे अपने उच्च स्तरीय लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने कहा है कि इस बार पूरी नजर हमारी चाइना पर रहेगी और किसी भी तरह की हम चाइना की तरफ से बॉर्डर पर हिमाकत नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कितना भरोसा है अपने भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम पर? 0 से 100% में 1 अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितना भरोसा है हमारे भारत की जनता को अपने भारतीय सैनिकों पर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां बंद हुई चीनी खैरात तो पटरी से उतरी पाकिस्तानी रेलवे। हर साल हो रहा है 40 अरब का घाटा। इमरान हुए बेहाल और कर दिया अपना हाथ खड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने किस तरह दुनिया भर के गरीब मुल्कों को अपने जाल में फंसाया हुआ है, इस बात से पूरी दुनिया अवगत है दोस्तों। गरीब देशों में निवेश का जाल फेंक कर ड्रैगन वहाँ की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। इसके बाद धीरे धीरे इन मुल्कों को कर्ज के बोझ के तले दबा देता है दोस्तों। चीन ने यही हाल अपने अजीज दोस्त पाकिस्तान का किया है। बढ़ती महंगाई और डूबती अर्थव्यवस्था से परेशान इमरान खान की सरकार रेलवे के घाटे से जूझ रही है। दरअसल चीन से मिलने वाले पैसे के जरिए पाकिस्तान की ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, लेकिन इस बार चीन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली खैरात पर रोक लगा दी है। यही कारण है हालात ऐसे हो गए दोस्तों की सरकार के पास रेल
रेल चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। सरकार के खिलाफ रेलवे कर्मचारी पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब ट्रेनों के नहीं चलने से रेलवे का घाटा आसमान छूने लगा है। इमरान के लिए मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई है दोस्तों क्योंकि विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विपक्ष लगातार देश भर में इमरान के खिलाफ रैलियां कर रहा है। दोस्तों विपक्ष का कहना है कि इमरान पाकिस्तानी सेना की कठपुतली बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारत की जनता भी अगर यही बात कहती है जो पाकिस्तान में विपक्ष कह रहा है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इमरान खान कठपुतली है लिख दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग ये बात लिखते हैं। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां उर्वरक की किल्लत से जूझ रहे नेपाल को भारत ने दे दी है बड़ी राहत। बांग्लादेश से आने वाली खेप के लिए देगा रास्ता। जी हाँ दोस्तों, बता दें रासायनिक उर्वरक की किल्लत से जूझ रहे नेपाल को भारत ने बड़ी राहत दी है। दोस्तों भारत ने बांग्लादेश से उर्वरक मंगवाने के लिए नेपाल को भारतीय क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। ये जानकारी ऑल इंडिया रेडियो ने दी है। दोस्तों कुछ समय में 27,000 मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति बांग्लादेश से नेपाल को होनी है। ये आपूर्ति रोहनपुर सिंघाबाद रेल मार्ग के जरिए होगी। इसके बाद 25,000 मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति भी इसी मार्ग से होनी है। काठमांडू पोस्ट अखबार के अनुसार नेपाल में उर्वरक की कमी को देखते हुए बांग्लादेश से आपात खरीदी जा रही है। दोस्तों उर्वरक आयात की यह आपात योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि केपी शर्मा ओली सरकार की देश में उर्वरक की समुचित उपलब्धता की सारी घोषणाएं खोखली साबित हुई है और देश को उर्वरक की किल्लत झेलनी पड़ रही है। दोस्तों नेपाल के कृषि क्षेत्र को मुश्किल से निकालने के लिए उसे अविलंब उर्वरक की आपूर्ति आवश्यक है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार से खबर, आंग सान सू की मुश्किलें और बढ़ी है। दोस्तों म्यांमार की पुलिस ने लगा दिया है इन पर नए चार्ज। वो क्या चार्ज हैं आपको बता दें, म्यांमार की सत्ता से बेदखल आंग सान सू की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब म्यांमार पुलिस ने आंग सान सू की के खिलाफ नए चार्जेस फाइल कर दिए हैं। मंगलवार के दिन आंग सान सू की के वकील ने कहा है कि ये ऐसे चार्जेस हैं जिनसे कि सू की को बिना ट्रायल के ही अनिश्चित समय तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। सू की के वकील खिन मुंग जाव ने राजधानी में जज से मिलने के बाद कहा है कि आंग सान सू की पर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के अनुच्छेद 25 के चार्जेस लगाए गए हैं। इसका यूज अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता रहा है जो कोविड नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे में दोस्तों म्यांमार में तख्ता पलट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और भारत को भी वहां के जनता के साथ देना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना, बोलिएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो भारत बना रहा विदेशी राजनयिकों के कश्मीर दौरे की योजना, जिसको लेकर पाकिस्तान हो गया है लाल। जी हाँ दोस्तों, भारत के करीब 1.5 साल बाद जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों के दौरे की योजना से पाकिस्तान लाल हो गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत इस दौरे के जरिए कश्मीर की झूठी और भ्रामक तस्वीर पेश करना चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यह दुनिया को भ्रमित करने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। आतंकियों को भेजकर कश्मीर में खून बहा रहे पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि भारत इसके जरिए दुनिया का ध्यान बांटना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर विदेशी राजनयिकों को हुर्रियत नेताओं से मिलने दिया जाए तो असली तस्वीरें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा है कि भारत का ये झूठा माहौल बनाने की कोशिश कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं वो पूरी तरह झूठ है। पाकिस्तान ने दुनिया से मांग की है कि वो भारत को कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार सुलझाने के लिए अनुरोध करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप साफ देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान को कितनी ज्यादा मिर्ची लगी है दोस्तों, कितना ज्यादा बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। जिस प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों का आगमन हो रहा है दोस्तों, और वो जांच करेगी कि जम्मू कश्मीर में सारी चीजें और शांति बहाल हुई है कि नहीं। ऐसे में अगर राजनयिक ये कहते हैं कि आज भी जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांत और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण चल रहा है, तो पाकिस्तान का जो मंसूबा है दोस्तों और वो जो कहानियां झूठी रच रहा है भारत के खिलाफ, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों इसकी बौखलाहट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो मोदी सरकार की
डिजिटल स्ट्राइक का असर, सिमटने लगा चीनी ऐप्स का मार्केट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोरोना काल में चीनी ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक की है और 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसका असर बाजार में दिखने लगा है दोस्तों और इसका सीधा लाभ भारतीय ऐप्स को मिलने लगा है। तभी तो बाजार में चीनी ऐप्स की हिस्सेदारी घटने लगी है। जाने दोस्तों और क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बाजार में। विश्लेषक कंपनी एप्स फ्लायर के अध्ययन के हिसाब से 2020 में चीनी ऐप्स का इंस्टॉलेशन घटकर 29% रह गया है, जो 2019 में 38% था, जबकि भारतीय ऐप्स की हिस्सेदारी 2020 में बढ़कर 39% हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऐसा नहीं है कि चीनी ऐप्स पर भारतीय ऐप्स ने ही करारी चोट की है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अमेरिका, इजराइल, रूस और जर्मनी की ऐप्स ने भी चीनी ऐप्स के बाजार को कम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अगर आपको भी लगता है कि चीनी ऐप्स को हटा करके मोदी सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है तो थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, जरूर कह दीजिएगा। देखते हैं कितने भाइयों को मोदी जी का कदम पसंद आया है। दोस्तों अगली खबर की अगर बात करें तो जानिए भारत चीन टेंशन के बीच फिंगर का बिग रोल क्या है। एलएसी के किस फिंगर को मुट्ठी में करना चाहता है ड्रैगन? जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर खबरों में पेंगोंग झील, फिंगर 4 क्षेत्र और एलएसी का जिक्र लगातार हो रहा है। हाल ही में कहा जा रहा है कि चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये फिंगर क्या है? दोनों देशों के बीच संबंधों में फिंगर 4 की क्या भूमिका है? आपको बता दें, भारत और चीन के बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल कुछ वर्षों से चीन पेंगोंग झील के किनारे सड़कों का जाल बिछा रहा है। इसकी शुरुआत चीन ने तब किया था जब 1999 में भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से करगिल की लड़ाई में उलझा हुआ था। तब चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। चीन ने भारत की सीमा में झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पेंगोंग झील के किनारे बंजर पहाड़ियां हैं। इनको स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए भाग को भारतीय सेना फिंगर कहती है। दरअसल पेंगोंग झील के किनारे पहाड़ की आकृति कुछ इस तरह से है कि ये उंगलियों की तरह प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है और इनकी कुल संख्या 8 है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों फिंगर 4 फिंगर 8 क्या है, ये बताइएगा जरूर दोस्तों। जिनको पहले से पता था वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका को बड़ा मिलिट्री और आर्थिक झटका देने की तैयारी में है चाइना। दुर्लभ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, विश्व की 2 महाशक्तियों के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका अब तक कई चीनी उत्पादों को बैन कर चुका है, तो अब चीन अमेरिका को सबसे बड़ा झटका देने वाला है। चीन अमेरिका को कोर आर्थिक और मिलिट्री फ्रंट पर चोट देने की प्लानिंग कर रहा है दोस्तों। हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालिया बयान में चीन को सख्त प्रतिद्वंदी बताया है, लेकिन चीन अमेरिका को बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक झटका देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन उन क्रिटिकल प्राकृतिक खनिज उत्पादों को अमेरिका एक्सपोर्ट करने से मना कर सकता है जिनके जरिए अमेरिका मिलिट्री उत्पाद तैयार करता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन उन दुर्लभ खनिज उत्पादों को लिस्ट तैयार कर रहा है जिनसे डिफेंस सामान तैयार होते हैं और चीन विचार कर रहा है कि उन उत्पादों का एक्सपोर्ट अमेरिका को सीमित कर देगा ताकि अमेरिका को मिलिट्री फ्रंट के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बड़ा झटका लगे। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां म्यांमार से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद दोबारा हुआ प्रदर्शन। इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। बता दें, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ मंगलवार से यंगून में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दरअसल इसके एक दिन पहले सोमवार को सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रदर्शन दोबारा से शुरू हो गए। इस बीच प्रशासन ने देर रात इंटरनेट सेवा को बाधित कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां नेपाली सरकार का नया फरमान, कहा बिना इजाजत विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं 40 साल तक की महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, ये कहावत महिला अधिकारों और महिला अधिकार से जुड़े कानूनों पर सबसे ज्यादा मुफीद बैठती है। मुश्किल से 100 बरस भी नहीं गुजरे जब सैकड़ों साल पुरानी मर्दवादी व्यवस्था को चुनौती देकर औरतों ने धीरे धीरे अपने लिए
जगह बनानी शुरू की थी, उनके हक में कानून बने, कानून बदले, एक स्त्री के नजरिए से नियम कानून को देखना शुरू किया गया। ऐसा भी नहीं कि इस यात्रा में औरतों ने आखिरी मंजिल पा ही ली हो दोस्तों, हर जगह हर क्षेत्र में बराबरी हासिल कर ली हो। ये लड़ाई तो अभी जारी ही थी कि हमें पीछे खींचने की कोशिश शुरू हो गई। 2 कदम आगे बढ़ने से पहले 40 कदम पीछे ढका लेने की कोशिश शुरू हो गई दोस्तों। 4 महीने पहले पोलैंड की औरतें अपनी कंजर्वेटिव सरकार के नए ऑब्जेक्शन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। अब यही नेपाल में हो रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर औरतें नारा लगा रही हैं, अब क्या हमें सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी होगी, हम सड़क से तुम्हें चुनौती दे रही हैं। इन दिनों काठमांडू की सड़कों पर ये नारे गूंज रहे हैं दोस्तों। सिंह दरबार पैलेस की ओर से नारे लगाती हुई जा रही औरतें अपना बुनियादी इंसानी हक मांग रही हैं, अपना लोकतांत्रिक हक मांग रही हैं और वो बराबरी का हक मांग रही है। क्या उनका हक बिल्कुल सही है दोस्तों? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए? हाँ या ना बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो G7 ऑनलाइन बैठक को शुक्रवार को संबोधित करेंगे जो बाइडन। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन शुक्रवार को G7 की ऑनलाइन बैठक संबोधित करेंगी। वे इस दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत और बहुपक्षीय रिश्तों पर अमेरिकी प्रतिबद्धता को भी दोहराती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां पर व्हाइट हाउस ने बताया है कि जो बाइडन औद्योगिक देशों की आवश्यकताओं पर बात करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी अर्थव्यवस्था के बेहतर होने से महिलाओं और वंचित समूहों के सदस्यों सहित सभी श्रमिकों को लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक अपनाने के लिए कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, कहा इंडिया में निवेश से अवसर बढ़े हैं। बता दें जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों की अमेरिका ने तारीफ की है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दर्शाई है। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल करना आरंभ किया है जो वास्तव में निवेश के बड़े अवसर पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चाइना से निपटने के लिए हिंद महासागर में भारत ने बढ़ाई ताकत, पाकिस्तान की हो गई हालत खराब। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया और ये घबराहट उसके बयानों में साफ तौर पर नजर आ रहा है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को कहा है कि दक्षिण एशिया में किसी भी तरह का सैन्य गतिरोध क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत ने हिंद महासागर को परमाणु हथियारों की जद में ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे कुरैशी जी को? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कानून में करेगा संशोधन। समाचारों के लिए गूगल और फेसबुक करेंगे एक मुश्त राशि का भुगतान। क्यों है ऐसा बता दें। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मंगलवार को कहा है कि मसौदा कानूनों में यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जाएगा कि गूगल और फेसबुक समाचारों के लिए प्रशासकों को समाचार के लिंक पर प्रति क्लिक के बजाय एक मुश्त राशि का भुगतान करेंगे। एक सरकारी बयान में इन विधायी बदलावों को स्पष्टीकरण और तकनीकी संशोधन बताया गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई मंत्रियों ने पिछले सप्ताह के अंत में फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मार्क जुकरबर्ग और अल्फाबेट इंक एवं इसकी अनुषंगी कंपनी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ चर्चा की थी। अगली खबर की बात करें तो कंगाली में आटा गीला। आर्थिक संकट से झेल रहे पाकिस्तान में चीनी 100 रुपए किलो। दोस्तों बता दें कि वहां पर आटे क्या भाव है। कंगाली में आटा गीला पाकिस्तान के लिए एक कहावत इन दिनों सटीक बैठ रहा है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में महंगाई फिर 7वें आसमान पर पहुंच गई है दोस्तों। भारत में पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से लोग गाड़ियों की टंकी फुल नहीं करा पा रहे, तो पाकिस्तान में पेट भर खाना मुहाल हो गया है। पड़ोसी मुल्क में चीनी 100 रुपए किलो तक बिक रहा है और आटे का भाव 68 रुपए किलो हो गया है। पिछले एक सप्ताह में आटे की कीमत में तेजी से इजाफा देखने को मिला है दोस्तों। पाकिस्तान की दुनिया न्यूज की एक खबर के मुताबिक ये जानकारी मिली है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। अगली खबर की बात करें तो जासूसी की चिंता दरकिनार कर पाकिस्तान ने हवावे को दे दी है पूरी छूट। अब
कंपनी बिछा रही है हाई स्पीड इंटरनेट केबल। जी हाँ दोस्तों, चीन की प्रसिद्ध आईटी कंपनी हुआवे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत पाकिस्तान में एक सीमा से दूसरी सीमा तक फाइबर केबल का जाल बिछा रही है। इस परियोजना को डिजिटल सिल्क रोड कहा जा रहा है। डिजिटल सिल्क रोड के तहत पाकिस्तान से यूरोप होते हुए ईस्ट अफ्रीका तक अरब सागर के अंदर केबल बिछाने का काम चल रहा है। इस केबल लाइन से BRI में शामिल देशों को तीव्र गति वाले इंटरनेट की सेवा मिलेगी। हांगकांग की वेबसाइट एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल रावलपिंडी से कराची और ग्वादार बंदरगाह तक केबल बिछाने का काम चल रहा है। समुद्र के अंदर केबल बिछाने का काम मार्च में शुरू होने की संभावना है दोस्तों, जिसको भारत और अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जिस कंपनी को उसको पाकिस्तान पूरी इजाजत के साथ और इज्जत के साथ उससे काम करवा रहा है दोस्तों। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान को कितना डर है चाइना का और उसकी हमेशा चापलूसी में लगा रहता है दोस्तों। तो हो भी क्यों ना, क्या कहेंगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो बिल गेट्स का कहना है क्लाइमेट चेंज के मुकाबले कोरोना की समस्या खत्म करना ज्यादा आसान है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज की समस्या का हल निकालने के मुकाबले कोरोना महामारी का हल निकालना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की समस्या का हल निकालना इंसानियत का सबसे अच्छा काम होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है जलवायु आपदा से कैसे बचे, यानी कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हल करने के लिए इस किताब को गाइड बुक कहा जा रहा है। BBC के साथ इंटरव्यू में गेट्स ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज की समस्या को कम करके ना देखें। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ऐसे में बात करें तो यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पार्टी नेताओं के साथ नड्डा ने की है बैठक। अमित शाह भी रहे इसमें मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग 80 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच किसान संगठनों द्वारा की जा रही महापंचायत के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक की है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उपस्थित रहे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री सजीव बालियान, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर, सांसद सत्यपाल सिंह सहित कुछ अन्य नेताओं ने भी इस बैठक में शिरकत की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भाजपा सूत्रों के मुताबिक इन राज्यों में हो रही खाप पंचायतों के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे किसानों में अधिकांश इन्हीं राज्यों के हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो किरण बेदी को पुडुचेरी के LG पद से हटा दिया गया है दोस्तों। तेलंगाना के गवर्नर को मिला है अतिरिक्त प्रभार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मेघालय ने घटाए हैं दाम। आपको बता दें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक राज्य ऐसा है जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गई हैं। दरअसल मेघालय सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है। इससे ईंधनों की खुदरा कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर से अधिक कम हो गई है दोस्तों। इससे पहले असम सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए 12 फरवरी को पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त टैक्स वापस ले लिया था, जिससे ईंधन 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। ऐसे में दोस्तों, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो और आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं किस राज्य में कितना दाम है, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस खबर को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत